नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। माना जाता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है और सियासत भी वक्त का मोहताज हुआ करती है। बिहार की सियासत के दो धुरंधर इन दिनों वक्त की चाल भांपकर अपनी किस्मत की दिशा तय करने में लगे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक और शख्सियत है जिसने इनकी दिशा और दशा दोनों को बदलने की कवायद शुरू कर रखी है। यानी तमाम पेच हैं, हर किस्म के कंफ्यूजन हैं, लेकिन जो नहीं है वो है जनता परिवार की तस्वीर और तकदीर। आज बड़ी बहस में इस मसले पर ही हम चर्चा करेंगे। तो जनता परिवार के विलय पर संशय है और गठबंधन को लेकर तमाम संदेह है। दरअसल आरजेडी और जेडीयू अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी रिश्तेदारी में मांझी को भी शामिल करना चाहता है, जबकि आलम यह है कि मांझी रिश्ते की तलाश में बीजेपी के दर तक पहुंच रहे हैं। इन रिश्तों का क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन देखने वाले इस वक्त बिहार की सियासत में जो देख रहे हैं वो है हुतू तुतू। अच्छे परिणाम आएंगे, चिंता मत करो। चलिए ठीक, आफ्टर इलेक्शन परिणाम आएंगे, ये बाद में बात करेंगे। आज विलय होगा कि नहीं? विलय होगा। हम बिल्कुल आशावान हैं, हम बिल्कुल आशावान, हम बिल्कुल आशावान हैं। नेताओं के लिए जुबानी तौर पर कुछ भी यकीन दिलाना आसान होता है, लेकिन उन्हें खुद कितना यकीन होता है कहना मुश्किल है। आरजेडी और जेडीयू के विलय में पेचो खम जितने दिखते हैं, शायद उससे ज़्यादा दिखते नहीं हैं। गठबंधन या विलय पर अब तक कोई फैसला नहीं लेना इसकी तस्दीक कर रहा है। हालांकि भरोसे से इनकार भी नहीं किया जा रहा है। अब ज़रा भरोसे की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। जीतन राम मांझी की दिल्ली दौड़ जारी है। एक तरफ वो लालू को सलाह दे रहे हैं कि नीतीश का साथ छोड़ें तो बात बने, दूसरी तरफ पीएम मोदी से भी मुलाकात हो रही है। भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि दरवाज़ा खुला है, लालू जी भी कहते हैं कि सब बात को भूल करके आ जाओ, कांग्रेस भी कहते हैं कि तुम हमारे ही परिवार के हो, आ जाओ, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि पता नहीं किन कारणों से सब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं, कहीं भरमाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। मांझी मुलाकात के मायने कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हर मुलाकात एक बहाना भी हुआ करती है। जाहिर है ऐसे में कन्फ्यूजन के हालात मांझी ने भी बना रखे हैं और हैरानी उन्हें भी हो रही है जो जनता परिवार में मांझी को शामिल करने की पैरोकारी कर रहे हैं। हम तो कहिए रहे हैं लगातार, लेकिन इधर इन्हू तनी जो दौड़ जाते उधरों ताकते तो कुछ भाव बढ़ जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं तो उनका भाव बढ़ रहा है बीजेपी का तरफ। अमित शाह और प्रधानमंत्री वगैरह पूछते हैं कि कहीं उन्हें न जाए, इसलिए कुछ उन्हें से अधिक लोभ लालच दे रहे होंगे। तो इसीलिए अब देखिए क्या है। लेकिन हम तो चूँकि हमारे तरफ के थे और हमारे तरफ के कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मंत्री थे। मंत्री को श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। अब हटा दिया तो वो बेचारे नाराज़ होकर के ज़्यादा नीतीश कुमार से खाए हुए हैं या कहते हैं जब हम भाजपा एने चल जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो खाना को ख़त्म करें। चूँकि इनको हटाना उचित नहीं था, लेकिन बनाया तो उन्होंने ही, श्री नीतीश कुमार ने। इस बात को ख्याल करके श्री जीतन मांझी को लौटना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उनको सम्मानपूर्वक लौटाया जाए। कल क्या हो किसने जाना, सियासत में इसके ही कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन जनता परिवार और मांझी का मामला कुछ यूँ है कि तय होने का दावा करने के बावजूद ये भी कयासों पर ही यकीन करने को मजबूर दिख रहे हैं। साकेत कुमार के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं निहोरा यादव जी, प्रवक्ता जेडीयू के, प्रेमरंजन पटेल जी, विधायक बीजेपी से, प्रोफेसर एनके चौधरी साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अनामिका पासवान जी हैं, वो स्पोक्स पर्सन है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की, और निहोरा प्रसाद यादव जी, मैंने कह दिया आपका। चलिए, रामानुज प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। शुरू करना चाहते हैं हम आपसे ही, नवल किशोर चौधरी साहब, ये बिहार की राजनीति में हुतू तूतू की सी स्थिति क्या कारण है और कब तक चल सकता है? मूल कारण है सत्ता के लिए हर संभव जोड़ तोड़
करना ये वाजिब समझते हैं। आइडियोलॉजी गॉन हो गई है। मैं तो कहूँगा अधिकांश पार्टी के लिए अब कोई आइडियोलॉजी रही नहीं। तो सत्ता पाने के लिए येन केन प्रकारेण हर तरह का गठबंधन संभव इनके लिए लगता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस पॉसिबल लगता है। इसमें कुछ चीज़ एक ही जगह रिजिडिटी है, और वो रिजिडिटी है मांझी जी और जेडीयू के बीच जो खटास पैदा हुई मांझी जी के हटाने से उसके कारण जेडीयू और मांझी जी के बीच खटास अभी भी है, दूरी अब भी है। उनके बीच किसी तरह का गठबंधन या विलय की बात नहीं सोची जा सकती है। हम समझना चाहते हैं आपसे, क्या ये खटास चिरस्थायी है? क्योंकि हमने देखा कि 2 दशक की खटास जो है मिनटों में मिटाई जा सकती है। मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन तक ये खटास अस्थायी है। आगे के बारे में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक केंद्र में और बिहार में सत्ता में रह सकते हैं और अचानक बीजेपी को से दूर चले जाते हैं और वहां आइडियोलॉजी उनको याद होने लगती है, जबकि आप जानते हैं कि क्या हुआ पास्ट में, तो आप दूसरे के बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इस बात में मुझे सच्चाई लगती है कि इस वक्त मांझी जी नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, और नीतीश जी अब मानकर चल रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन मांझी जी के ऑप्शन खुले हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लालू जी के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, और अब भी वह ऐसा कर रहे हैं जिससे वो लोगों के बीच यह इंप्रेशन जा रहा है कि हम कहीं जा सकते हैं। और उनकी बार्गेनिंग क्षमता लगातार बढ़ती चली जा रही है। बार्गेनिंग क्षमता लगातार बढ़ती, बिल्कुल स्वाभाविक है। हर व्यक्ति, हर पार्टी अपनी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ाने की बात करेगा, तो मांझी जी के लिए स्वाभाविक ही है कि वो बीजेपी कार्ड खेलेंगे लालू जी के लिए। लालू जी के पास भी वो जाना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, कांग्रेस के पास भी जाएंगे तो अपना प्राइस वसूलेंगे। लेकिन आज इन सबसे एक ही सच सामने आता है जो मैं आपके चैनल से बार बार कहता था, मांझी जी केवल मांझी नहीं है, और यही कारण है कि आज लालू जी उनको अपने पास लाना चाहते हैं, कांग्रेस लाना चाहता है वाले लाना चाहते हैं, और बीजेपी भी उनके साथ सौदा करने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मांझी इज नॉट एन इंडिविजुअल। उन्होंने कहीं न कहीं, और ये मैंने आपके चैनल से बार बार कहा है और आप इससे शायद सहमत उस वक्त होते थे, कि मांझी आज दलित एस्पिरेशंस का सिंबल बन गए हैं बहुत हद तक। स्वाभाविक रूप से इन पार्टियों को लगता है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, कांग्रेस को लगता है, बीजेपी को लगता है कि मांझी जी आएंगे तो दलित वोट उनके पास आएंगे और उनके चुनाव में प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। और ये इस बात का प्रमाण है कि मांझी जी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, और मांझी जी को केवल मांझी समझना बड़ी भूल थी और आज भी है। प्रेमरंजन पटेल जी, यहाँ पर आपको मिलाना चाहेंगे, रिश्तों में जो खटास आई हाल के दिनों में, हमने देखा जिस तरीके से राजनीति बहुत तेजी से करवट लेती नजर आई बिहार में, आपको क्या लगता है रिश्ते की यही कड़वाहट हुतू तूतू का कारण बन चुकी है बिहार में फिलहाल? देखिए, मांझी जी मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं आज, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी प्रधानमंत्री जी मिलते रहे हैं, प्रधानमंत्री से मांझी जी मिलते रहे हैं, और वो मिलते हैं तो बिहार के हित के लिए मिलते हैं, बिहार की समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, बिहार की विकास कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मिलते हैं। और केवल मांझी जी नहीं मिलते हैं, नीतीश कुमार भी जाकर करके प्रधानमंत्री से मिले हैं, अरुण जेटली जी से मिले हैं, राजनाथ जी से, गृह मंत्री से मिले हैं, सभी लोगों से शादी में जो मिले हैं। मांझी जी, अगर मांझी जी मिले हैं, लालू प्रसाद यादव की बिटिया की शादी में जो मुलाकात हुई थी, शायद वो मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी मिले हैं प्रधान। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। प्रेमरंजन पटेल जी, प्रेमरंजन पटेल जी के लिए उन्होंने गठबंधन, ये सवाल यहाँ पर लाजमी इसलिए भी है, प्रेमरंजन पटेल जी, ये सवाल यहाँ पर लाजमी इसलिए भी है क्योंकि जिस वक्त एक कवायद हो रही थी जीतन राम मांझी जी को हटाने की, लगातार कई केंद्रीय नेता हैं आपके इस तरीके के बयान देते नजर आ रहे थे कि भाजपा हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं देखेगी। आपने समर्थन का किसी तरीके से मूक आश्वासन दिया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी जी ने हार करके ये
भी कहा कि भाजपा अगर सही वक्त पे मदद करती तो सरकार नहीं गिरती। फिर वैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, फिर आप सब्ज बाग दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी जी को। नहीं, जीतन राम मांझी जी को हमने सब्ज बाग नहीं दिखाया था। जीतन राम मांझी जी को हमने समर्थन दिया, इसलिए समर्थन दिया कि वो एक महादलित दबे कुचले समाज से आते हैं और उनको जिस प्रकार से कुर्सी पर बैठा कर करके और कहा गया कि हमने सम्मान दिया है, महादलित समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया है, और उसको जिस प्रकार से मांझी जी को अपमानित कर करके हटाने की कोशिश की गई। थोड़ा सा सारे लोग मिले थे। अनामिका पासवान जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से तमाम लोगों ने मिलकर करके अनामिका अपमानित किया था। अनामिका पासवान, मैं समझ गया। अनामिका जी से आपसे सवाल का जवाब लेते हैं। आपने जो अभी फिलहाल जो बात कही, अनामिका जी, आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखती हैं कि भाजपा उनके समर्थन में खड़ी थी उस वक्त? गौरतलब है कि जीतन राम मांझी जी का बयान आया था बाद में ये कहते हुए कि अगर भाजपा सही वक्त पे समर्थन कर देती तो सरकार नहीं गिरती। जी सही बात है, उस समय समर्थन नहीं मिला था भाजपा से, और अभी मांझी जी का जो फैक्टर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है वो मेन फैक्टर होगा। और जहाँ तक जनता की बात है तो जनता सारी बातों को समझ रही है कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है, और बिहार की जनता इस बार चुनाव में जिस तरफ भी मांझी जी खड़े होंगे, अगर वो अकेले, जिस हमारी पार्टी ने ये अभी निर्णय लिया है कि हम 243 सीट पे अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा किसी से गठबंधन नहीं भी होता है तो हम अकेले चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। और अगर किसी गठबंधन की संभावना बनती है तो ये जवाब मांझी साहब ने दे चुका है कि अगर लालू जी चाहते हैं गठबंधन करना तो वो नेतृत्व सौंप दें मांझी साहब को, और नीतीश जी का पाला छोड़ दें। अनामिका जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपने अहम बात उठाई है। हम जवाब लेते हैं रामानुज प्रसाद जी से। नेतृत्व सौंपेंगे जीतन राम मांझी जी को? पार्टी में तो बुलाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अगर विलय हो तो जीतन राम मांझी जी भी आए, काफी मजबूती आएगी उससे। रामानुज जी। नहीं, देखिए, ये कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आने से उनके ही बहुत बड़ा ये हो जाएगा। ये है कि हमारी ये समझ है, फिर से आने से उनके क्या हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं है कि उनके बगैर जग नहीं चलेगा और नहीं चलने वाला है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लोग, तो विलय नहीं हुआ तो भी अरे मेरी बात पूरी कर दीजिए ना आप। इनके नेता अरे मेरी बात सुनिए, हमारे नेता कह रहे आप मुझको कहने दीजिए ना। जी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेता का ये कहना, हम लोग का ये स्टैंड है कि अगर सांप्रदायिक शक्ति और देश के लोगों को ठगने वाला ये कॉरपोरेट सरकार जो बैठ गई है, ये सूट बूट लूट और ये जो लोगों को बयानवीर लोगों का वो जो साइनिंग इंडिया के तरह जो है सो मेक इन इंडिया, टीम इन इंडिया वाले को अगर जनता, सरकार तो ये भी कह रही है कि 2G 3G अरे वो भी कहिएगा ना, आप सरकार कहे कि आप कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमारी बात, मेरी बात नहीं, सरकार ने नहीं कहा, आप मेरी बात कह रहे, सरकार तो कह ही रही है, सरकार नहीं बोल रही है, नहीं सरकार बोल रही है ना, आप सरकार के मुंह को डाल रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ के बाद जो ऐसे, अरे भाई आप बात करें ना, बात करें, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं आप गलत कर रहे हैं उस बात को हराने के लिए बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, इस शक्ति को हराने के लिए अगर जीतन राम मांझी या वैसे सभी लोग जो अगर कहीं से भी अपने को सेकुलर और सोशलिस्ट कहते होने की बात करते हैं, जीतन राम मांझी अगर जिसकी बात कर रहे हैं और जिस दलित का महादलित की बात कर रही है, उसके डाउन टू अर्थ के अपलिफ्टमेंट का, तो अगर वो बात करें तो वहां जाकर के जीतन राम मांझी का स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, उस समाज का नहीं, क्योंकि वो लार्जर गोल क्या है? और नरेंद्र मोदी ये साबित हो चुका है कि अडानी के लिए वो जा रहे हैं वहां, सूट जो है जापान में हो चाहे जर्मनी में हो या ऑस्ट्रेलिया में, लार्जर गोल के बेटा के लिए चाह रहे हैं, बैंक फ्री करवा रहे हैं, वो गरीब के बेटा के लिए नहीं, पिछड़े दलित के लिए नहीं, चाय वाला के बेटा के लिए नहीं। हम आपसे समझना चाहते हैं फिर राजद के लिए लार्जर गोल क्या है? लार्जर गोल है, राजद के लिए लार्जर गोल है कि देश आज जिस राजनीतिक चौराहे पे खड़ा है, उस चौराहे से अगर हम चाहते हैं कि ये गांव गरीब स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव की ओर, जो भारत का गांधी का सपना था, अम्बेडकर सपना था, लोहिया का सपना था, वो हमारी आइडियोलॉजी और कमिटमेंट है, बहुत खराब होने के बाद भी हम जब राजनीति करेंगे तो जिसकी जहां से आते हैं जीतन राम मांझी, उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, बैठे हुए, छूटे हुए लोगों की बात करते हैं, सांप्रदायिक ताकतों के बारे में। बिल्कुल, इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि साहब इस फोल्ड में जीतन राम मांझी को रहना ही चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए स्वार्थ लोलुपता में। तो आपको नहीं लगता इस लार्जर गोल में अगर जीतन राम मांझी जी को या
फर्ज कर लें नीतीश कुमार जी को ही आप नेतृत्व सौंप देते हैं तो लार्जर गोल आपका रियलाइज हो सकता है। मैं ये विलय के पेज तो यही है। शिवपूजन झा जी, अगर उन्होंने कहा है हमारी पार्टी और नेता की कोई कमेंट नहीं है, नेतृत्व सौंपना लगे, नेता होने का ये नहीं मैं कहता हूँ। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री कह रही है वो या तो उनके जो प्रवक्ता बैठे हैं वो या आप जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं समझता नहीं था। शब्दों का चुनाव करिए सही से। वो जितना नाम मांझी नहीं कहेंगे कि लालू यादव को कि हमारा नेतृत्व मान लीजिए, वो बात कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री मान लीजिए। तो मुख्यमंत्री मानना किसी को है तो वो देखा जाएगा, समय आएगा तो जब मुख्यमंत्री जब हमको नहीं होना अभी खुल करके नहीं बोल सकते बंद करी ना। लेकिन नेतृत्व अरे भाई आप मान लीजिए नेहरा प्रसाद यादव तभी आएंगे। नेहरा यादव नेहरा जी आपको नहीं लगता यानी मुख्यमंत्री हमको बनाइए, मुख्यमंत्री मानिए ना। मुख्यमंत्री विलय को लेकर के तो कही रहे, विलय को लेकर के पहले तकनीकी पेच फंसे और विलय को लेकर के अब भी बहुत सारे रार उभर रहे हैं। जिस तरीके से बयान आया पहले कि ये बिहार के चुनाव के पहले संभव ही नहीं, अब फिर से ये बयान, हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि विलय कब होगा। विलय पर चर्चा पर विराम लग चुका है। वहीं दूसरी ओर सीट के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा आम है। वहां हम देख रहे हैं बहुत सारा हुतू तूतू दूसरे अंदाज में शुरू हुआ है। एक तो ये कि क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव को पसंद होगा, मान्य होगा, या फिर चुनाव के बाद फैसला करेगी जनता, जैसा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। फिर एक पेच और फंस रहा है। लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से जीतन राम मांझी आए तो और मजबूती मिलेगी। उनका नेतृत्व आपको नहीं पसंद, आप नहीं चाहते कि किसी तरीके से जदयू आपके इसमें आए। अब सवाल ये उठता है कि अगर राजद नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही मान ले, उन्हीं को मुख्यमंत्री मान ले, तो आपको लगता है इससे शायद राह बहुत आसान हो जाएगी? पहले मैं प्रोफेसर साहब की बात कि कई बातों से असहमति हम व्यक्त करते हैं और कई बातों से सहमति भी हमारी है। कि कहा कि सत्ता के लिए ऐसे लोग कर रहे हैं बिहार में। हमको नहीं लगता है, प्रोफेसर साहब राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी नहीं रहे होंगे, दूसरे विषय के हैं। पॉलिटिक्स ही सत्ता का ग्रेप ऑफ पावर, उसकी परिभाषा है। और ये बिहार में उदाहरण नहीं मात्र है, आप देश के उदाहरण देखिए। और ख़ास करके आप भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले येदियुरप्पा को किस लिए लिया गया? सत्ता प्राप्त करने के लिए। वो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री से हटाकर किस लिए लिया गया? सत्ता प्राप्त करने के लिए। उमा भारती को हटाकर किस लिए लिया गया? सत्ता प्राप्त करने के लिए। बाबूराम कुशवाहा को हटाकर किस लिए लिया गया? सत्ता प्राप्त करने के लिए। इसे हम वो सब नहीं हटा के नहीं लिया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेसर साहब सारे चीजों को देश के राजनीति के पैमाने पर देख ले एक दृष्टि, तब बिहार पर टिप्पणी करें तो बेहतर होता। एक दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हम हैं सत्ता के लिए, ठीक है, हम प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में 29 दलों का क्यों गठबंधन किया? रामविलास पासवान यूपीए में मिनिस्टर थे और जब उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को ना जो नहीं, मैं उससे गठबंधन पर जरा मुझको बोलने दीजिए ऊपर। नहीं, हम प्रोफेसर साहब को इतिहास भाई सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना भाई, सुन तो लीजिए। वो कहा कि जो बांग्लादेश के लोग आए हैं देश यहाँ हिंदुस्तान में, उनको नागरिकता दे दी जाए। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उस समय? कहा कि ऐसे मंत्रिमंडल को, ऐसे मंत्री को यूपीओ को मंत्रिपरिषद से हटा देना चाहिए जो नागरिकता की बात करता है। आज क्या हुआ? सत्ता के लिए रामविलास पासवान जी को शामिल कर लिए। तो हम करें तो हम सत्ता के लोभी हैं, आप करिए सो सत्ता के लोभी हैं। सारे नहीं सारे परिप्रेक्ष्य में देख करके कोई अगर टिप्पणी करना ही बेहतर होगा। इस राजनीति के केंद्र बिंदु में एक सवाल तो है, देखिए 29 दल मिलकर के एनडीए बने चुनाव में, तो सबको मान्य था कि नरेंद्र मोदी ही जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके यहाँ तो यही तय नहीं हो पा रहा है। नेतृत्व कौन प्रधान? हमारे फंसे हुए हैं। खैर बहरहाल चौधरी साहब, प्रोफेसर चौधरी साहब, हम आ रहे हैं सर आपके पास, फिर आएंगे। चौधरी साहब आप खंडन करना चाह रहे हैं? मुझे ये हास्यास्पद लग रहा है। मैं आग्रह करूंगा मैंने कब कहा, शब्दों को ध्यान दीजिए, मैंने कब कहा कि बिहार की पार्टियां ही सत्ता के लिए करती हैं? मैंने कब कहा? आपने कहा लालू नीतीश। अभी बातचीत हो रही है, संदर्भ क्या है डिस्कशन का?
डिस्कशन बिहार है। आपने कहा कि लालू नीतीश सत्ता के लिए कर रहे हैं। अरे बिहार का संदर्भ है तो मैं किसकी बात कर? पूरे देश का संदर्भ देखिए ना, तब तो हमको सारी दुनिया का संदर्भ है। बिहार में किस लिए हो रहा है? रामविलास जी बिहार से बाहर है क्या? बोलने तो दीजिए। रामविलास जी बिहार से बाहर हैं। बोलने तो दीजिए, मैं तो दुनिया भी ले सकता हूँ, तो क्या उचित होगा? नहीं बिहार का लीजिए, रामविलास जी बाहर हैं। मैं अगर आप उस तरह से कहेंगे, मैंने एक थ्योरेटिकल पॉइंट कहा। मैं आपकी तरह किसी पार्टी में नहीं हूं, आपको पार्टी में नहीं है, लेकिन आपको नहीं शायद मैं छोड़िए ना, मैं पार्टी में नहीं हूं, आप उस पर बहस मत कीजिए, बहस मत कीजिए, आप ये सब पर्सनल बात करने की जरूरत नहीं। मैंने एक थ्योरेटिकल पॉइंट बिहार के संदर्भ में कहा, इससे कई निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मैंने देश के बारे में नहीं, देश संदर्भ नहीं है। किसने आपको कहा कि मैंने बीजेपी को नहीं कहा कि यहाँ से अरे तो बात बोले दीजिए ना। बिहार के संदर्भ में मुख्य पार्टियां बोलने दीजिए पहले। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मैं आप जब बोल रहे थे आप मुझे बोलने दीजिए। प्रोफेसर है जी नहीं, मैं जब आप बोल रहे थे सम्मानपूर्वक सुन रहा था दोनों को। नहीं आप उस तरह गरज के मत बोलिए, आप खंडन कर सकते हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इनको बातें तो पूरी आप उसके बाद काटिए ना, आपको जो कहना करिएगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आप जब बोल रहे थे पूरा ध्यान दिया, फिर कहते हैं मैंने हाथ उठाया। आज कैसे कहते हैं कि ध्यान नहीं दिया? मैंने हाथ उठाया बोलने के लिए। हम नहीं समझते हैं क्या अरे हम ध्यान नहीं दिया? अरे ध्यान नहीं दिया कि मैंने आपको नहीं टोका। खैर हमारी मैंने आपको नहीं टोका, रावत जी को नहीं टोका, सम्मानपूर्वक। चौधरी साहब यही पार्टी का कल्चर। अरे बोलने तो दीजिए, आप उसके बाद मेरी बात को काट दीजिए। प्रोफेसर चौधरी आप बीच में क्यों टोकते हैं? प्रोफेसर चौधरी अरे आप एक मिनट। नेहरा जी अरे बोले तो नेहरा जी, हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आप इनकी बात को पूरा करने दें, फिर आप अपनी बात को रख सकते हैं। नेहरा जी हम आपके पास आएंगे, फिलहाल मजबूरी है छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गौर फरमाते हैं कुछ बयानों पर। हाल के दिनों में ये बयान दिए गए थे। दरअसल लालू ने अपने लहजे जनता परिवार से जुड़े तमाम दलों को सलाह के साथ चेतावनी भी दे रखी है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करना है तो कुर्बानी देनी होगी। हमारा दिमाग खुला है, सबको दिमाग खुला। हम रहेगा तो कुछ नहीं होगा कहीं भी। कोई हमको रखिए किनारे और चलिए बीजेपी से लड़े। अब दूसरी ओर मांझी भी हैं, शर्त उन्होंने भी रखी है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उनकी राय अलग किस्म की हो रही है। नहीं, नीतीश कुमार से बैर हमारा कुछ नहीं, हम तो धन्यवाद देते हैं। हमारी पत्नी जो उनका पिक्चर देखती है तो देहाती महिला है, वो अनाप शनाप बोलने लगती है। हम उनको मना करते हैं कि अनाप शनाप मत बोलिए, जो कुछ भी है आज नीतीश कुमार के कारण है। गलती से ही क्यों ना हो, हमको मुख्यमंत्री बना दिया, अब मुख्यमंत्री बन गए तो काम करने का मौका मिला, फिर उन्होंने गलती की कि हमको हटाया, इससे हमको पॉपुलैरिटी बढ़ी, फिर हुआ कि जितना निर्णय हमने लिया उसको कैंसिल कर दिया, इसके चलते समाज उद्वेलित हुआ। तो तीनों काम ऐसा हुआ जिससे हमारी लोकप्रियता में, मैं समझता हूँ दुनिया क्या समझ रही नहीं था कि हमारी बढ़ोतरी है, तो हम तो उनको धन्यवाद देंगे। तो इसीलिए हम अपनी पत्नी को कहते हैं कि उनकी पूजा करना चाहिए तुमको। अब वहीं दूसरी ओर जो विलय को लेकर मुश्किलें हैं उनमें सीट बंटवारा भी शामिल है। अब जैसे आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद को ही लीजिए, रघुवंश बाबू गठबंधन में आरजेडी के अपर हैंड होने की बात लगातार कह रहे हैं। नहीं, अभी तक जितना सीट बंटवारा हुआ है, अभी तक जितना अलायंस हुआ है, उसमें क्या आधार बना है? लोग याद करें और इतिहास में जाए, सिंहावलोकन करे, पीछे की मुड़कर देखे जो क्या हुआ है। हाल का चुनाव का आधार बना है, लोकसभा में हाल का चुनाव हुआ है, वो आधार हम बोले हैं। अब उसमें मिल बैठ करके जिताऊ उम्मीदवार को लोग तय करें।
आपत्ति है जेडीयू को आपके बयान से? अब किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो पंच फैसला होगा उन्हें तय करेगा, तो नेता लोग बैठ कर तय करे उसको। तो जहां जदयू एक और चाह रही है कि पिछला विधानसभा का चुनाव वो आधार हो टिकट बंटवारे का, वहीं राजद चाह रही है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, काफी अच्छा वोट परसेंटेज आया था लोकसभा चुनाव में, हालांकि सीटें बहुत कम आई थी, चाह रही है वो आधार बने। अब लालू प्रसाद यादव का क्या कहना है रघुवंश प्रसाद जी के इस बयान को लेकर? 145 बोला तो क्या झूठ बोला ना, क्या झूठ बोला? जब बैठिएगा हम और आप बैठिएगा तो कोई जरूरी है हमको तो ये बोलना चाहिए कि हम लोग बैठेंगे तो सब चीज सॉर्ट आउट क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाबू झूठ नहीं बोले, गलत नहीं बोले। ना जो भी बोला 145, मान लो हम बोले कि 145 हमारा आया, तुम्हारा कोई भी आया, तो ये कोई जरूरी नहीं ना कि 145 हम तुमको ले ये लेंगे। हम जो बोलते हम जवाब देते रहते तो हम लोग बैठेंगे तो सारे पहलू पर विचार, ये है हमारा जवाब। प्रोफेसर चौधरी साहब, थोड़ा सा हुतुतु में जो चर्चा हुई उसको हम बदलना चाह रहे हैं, उसका रुख एक पेज और सामने नजर आ रहा है। दोनों बयानों को आपने सुना, लालू प्रसाद यादव जी के बयान को सुना, रघुवंश प्रसाद यादव जी के बयान को आपने सुना। देखिए, रघुवंश बाबू जो कर रहे हैं उसमें सेंस है, लॉजिक है, लालू जी भी कर रहे हैं उसमें सेंस है। देखिए, फिर मैं आपको वैज्ञानिक आधार, आज अगर राजनीति का आधार बीजेपी विरोध है तो ये होना चाहिए ना होना चाहिए एक अलग प्रश्न है। प्राय लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस को उस रूप में नहीं देख पाते। मैं कह रहा हूं यदि पर ध्यान दीजिए, यदि राजनीति का आधार बीजेपी विरोध है तब उस दृष्टि पर माननीय लालू प्रसाद जी और उनकी पार्टी का क्रेडेंशियल्स नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के क्रेडेंशियल से बेहतर है। आप बरसों से देखिएगा लालू जी कंसिस्टेंटली बीजेपी के विरोधी रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह विरोध सेकुलरिज्म में फेथ के कारण नहीं है, पॉलिसी है। सेकुलर बाय फेथ एंड सेकुलर बाय पॉलिसी, दोनों दो चीज है। मैं कभी नहीं मानता कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी एंड माननीय नीतीश कुमार जी सेकुलर बाय फेथ है, लेकिन लालू जी सेकुलर बाय पॉलिसी और कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। और अगर यही आधार है राजनीति का तो उनको उम्र की वजह से मैं नहीं कह रहा बड़े भाई, उनका बेटर क्लेम बनता है। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा रोक लूं क्योंकि आपने अहम बातें उठाई है। रामानुज जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। प्रोफेसर साहब ने बहुत अहम बात कही है, बेटर क्लेम है राजद का। नहीं, ये लोकसभा को अगर आधार बनाया जाए, नहीं, बेटर क्लेम जो है ये तो वो कह रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और मैं समझता हूँ कि और कोई नेता भी तो कह रहे हैं। नहीं, हमारे रघुवंश बाबू भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, रघुवंश बाबू कह रहे हैं या कहा जा रहा है, लालू जी भी कह रहे हैं। गलत क्या कहा? 145। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कह रहे हैं तो वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि साहब निश्चित तौर पे जो आज बात की जा रही है, अगर सच्चे तौर पे अगर हमारा ये सैद्धांतिक निर्णय है कि हमें बीजेपी के विरोध में एक मोर्चा बना के लड़नी है तो 145 आपको मिल जाना चाहिए, छोड़ना होगा, तभी बट छोड़ना होगा। अगर लार्जर इंटरेस्ट की बात करते हैं और कहीं अगर आप राजनेताओं की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आती है, बहुत सरल भाषा में हम आपसे जानना चाहते हैं। 145 सीट पर कह रहे हैं कि ये मिलना चाहिए राजद को। 145 सीट मिलेगी तो लार्जर गोल आपका अचीव हो जाएगा। जहाँ जी बात को अब यही कहा था, मीडिया के लोगों का है ना कि ये भी तो कह रहे हैं कि कोई वो पत्थर की लकीर नहीं है, बैठेंगे सब बात होगी। अगर उन्होंने यही कहा ना कि रघुवंश जी ने कहा तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, वो कह रहे हैं, लेकिन हम बैठेंगे। न्योरा जी, आपको क्या लगता है आधार क्या होना चाहिए? आधार क्या होना चाहिए? लोकसभा का चुनाव या फिर जो हो चुका विधानसभा का? वो एक बात मैं बताऊं कि गठबंधन में ये बातें चलती है, खास करके सीट शेयरिंग लेकर के अपना अपना पक्ष, अपना अपना दावा, कोई नई बात नहीं है। आपको एक मैं उदाहरण दूं कि असेंबली चुनाव झारखंड के हो रहे थे तो 5 बार प्लेन से कौन नेता था उसको बुलाया गया, बीजेपी के अमित शाह ने बुलाया, सीट शेयरिंग के लेकर के ही 6ठा बार जाकर बात बनी। तो क्लेम हर पार्टी करता है सीटों पर, लेकिन निर्णय हो जाता है उसमें कहीं दो नहीं है। लालू जी ने, आदरणीय लालू जी ने भी जिन बातों की चर्चा की,
और रघुवंश बाबू बोल रहे हैं, मैं बोलूं, उसका कोई मायने मुझको लगता है कि बहुत नहीं है। थोड़ा ट्रिकी विषय है, इसलिए उस चर्चा में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। जब तक लालू जी और नीतीश कुमार इन दोनों के मुंह से कोई बात न निकले, लालू जी के तो इससे गलत क्या कहा 145 अगर लालू जी ने यह भी कहा जी, फिर बाद में संभाला है बातों को, हमारा यही कहना, लेकिन थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं मैं, सुन लिया हर लोगों को क्लेम करने का अधिकार है, लेकिन एक बात और समझना चाह रहा हूं निहोरा जी, ही लोगों का होगा। एक बात और समझना चाह रहा हूं, आप सर्टेनिटी फैक्टर को लेकर के बढ़ना चाह रहे हैं, विलय तो होता नहीं दिख रहा है। अगर ठीक है गठबंधन में ही चुनाव में उतरते हैं तो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से जिद पर अड़े हुए थे अब तक कि जीतन राम मांझी जी को भी शामिल किया जाना चाहिए, आपको नहीं लग रहा पेच बहुत सारे फंसते चले जा रहे हैं? इसके पीछे मूल कारण कुछ और है, वन अपमैनशिप का पेच नहीं है, और ना तो सुलझा क्यों नहीं लेते? अगर पेच नहीं है तो सुलझा क्यों नहीं लेते? ना लालू जी जिद पर हैं, नहीं तो इसे सुलझा क्यों नहीं लेते? जो लालू जी की बात आई कल दिल्ली आने के बाद जी, उन बातों से स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार मीडिया हम दोनों के बीच में, जेडीयू और जेडी के बीच में जो प्रचारित किया वो गलत है। बयान आप दें, हम लोग और जिम्मेदार मीडिया को ठहरा रहे हैं आप, बयान आपके होते हैं भाई साहब। सुना जाए ना, जो प्रचारित किया कि दोनों में नहीं हो रहा है, मतभेद है, तो सीट तो कहाँ होता दिख रहा है? कई बातें नहीं, कहाँ होता दिख रहा है निहोरा जी, कहाँ होता दिख रहा है? आप बताइए कहाँ होता दिख रहा है? ना ये सारे समय पर होते हैं चर्चाएं। कब समय अब कब आएगा? चुनाव सर पर है, उसकी चिंता हमको ज्यादा गौरतलब नहीं, आप ही को चिंता होगी, आपके नेताओं को भी चिंता है निहोरा जी, आपके नेताओं को भी चिंता है। शरद यादव जी का बयान आप भूल गए कि गठबंधन की नींव सबसे पहले बिहार में रखी जानी चाहिए, क्या हुआ उस बयान का? अब भी नहीं, क्या हुआ उस बयान का? बोलते हैं शरद यादव जी का बयान तो आपको याद होगा, शरद यादव जी का बयान तो याद होगा कि गठबंधन की नींव सबसे पहले बिहार में रखी जानी चाहिए और सबसे पहले राजद और जदयू को साथ आ जाना चाहिए। क्या हुआ उस बयान का? तुरंत पलटवार हुआ लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब गठबंधन की बात होती है, दो पार्टी आपस में मिलकर लड़ने की बात होती है, तो उन सारे चीजों में समय लगते हैं। एक इतिहास रहा है, आज की बात नहीं है, इतिहास रहा है। प्रेमरंजन पटेल जी, आपको क्या लग रहा है, इसमें समय लग रहा है या लगाया जा रहा है जान के? प्रेमरंजन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में बड़े बने आधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव और दूसरा कि इनका जो जनाधार खिसक गया है, चाहे वो इन्होंने दो बार बढ़ता प्रभाव देखा है, एक बार दिल्ली का भी प्रभाव आपका देखा है और दूसरा इन्होंने उपचुनाव के नतीजे भी देखे हैं। दोनों उपचुनाव में कोई मतलब नहीं रहता है, आम चुनाव में उसका जो है लगाता है, उपचुनाव पर आधार नहीं बनता है। आम चुनाव में लोकसभा में जो हुए हैं वो आधार बनता है और उसके भय से ये एकीकरण की बात करते हैं, महाविलय की बात करते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं, लेकिन अपना अपना स्वार्थ ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब जहां नेताओं की बात जो है अनामिका जी है तो कोई मानने को तैयार नहीं है। अनामिका जी, आपको क्या लग रहा है, स्वार्थ सिद्धि जो है उसी वजह से यह विलय नहीं हो पा रहा है? जी, सबसे बड़ी बात तो अगर यहाँ पे आरजेडी के भी बैठे हुए हैं और भाजपा के साथ जिस समय नीतीश जी थे, उस समय जो दुश्मनी थी नीतीश जी में और माननीय लालू जी में, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय लालू प्रसाद यादव जी को ऐसा कौन सा मरहम लगाया जो दोनों विलय करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे। यहाँ तक बात पहुँच रही है कि गठबंधन होगी भी और नहीं भी होगी। जहाँ लालू जी मांझी जी के साथ जाना चाह रहे हैं, वहीं नीतीश जी पप्पू यादव जी को लेना चाह रहे हैं। तो ये तो समझने की बात है कि अब उन दोनों नेताओं के दिमाग में क्या चल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। जदयू कारण बना, राजद में टूट हुई, लालू प्रसाद यादव को दिल्ली से यहां पर आना पड़ा, राजभवन तक कूच किए रिक्शा पे। रामानुज जी, रामानुज जी, यहाँ पर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, उसको भुला देंगे आप अभी फिलहाल? हाँ, लार्जर कॉज है। नहीं, मैं ये बताता हूँ, बिल्कुल यह है, वो कह रही हैं बहन। एक बात इन्होंने और रखी है, पप्पू यादव को अगर निकाला जाता है तो पप्पू यादव को नीतीश कुमार सबसबाग दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी को भाजपा दिखा रही है। बात कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कह रही हैं या आप कह रहे हैं या सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है कि ये उन्होंने भी सवाल किया कि क्यों लालू जी को क्या हो गया कि 17 साल 18 साल बीजेपी के रहने वाले के साथ ही है, या ऐसे के बाद कि मांझी जी को चाह रहे हैं और फलाने को चाह रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि साहब, हमारी पार्टी की ये कमिटमेंट है कि हम बीजेपी
जिसने इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को ही नष्ट नहीं किया था, आज इस देश को ही पूंजीपतियों के हाथ में डाल देना चाहता है, उसके पैसे पर आया है, उस सरकार से बचाने के लिए हम नीतीश कुमार, भाजपा को रोकना आपका कमिटमेंट है। हाँ, अब यही कहना चाह रहे हैं नीतीश जी के लिए हम किए हो नहीं, इस कमिटमेंट में, वही तो मैं आपसे पहले भी सवाल कर रहा था, इस कमिटमेंट में जीतन राम मांझी जी कितनी कारगर भूमिका निभा सकते हैं? उसी सोच के तहत जीतन राम मांझी जी को अपनाना चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को भी हम लोगों ने किया, जीतन राम मांझी जी को हम लोगों ने प्रयास किया कि जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने रहिए। अब भी उम्मीद है या आप हताश हो चुके हैं? अब भी उम्मीद है या हताश हो चुके हैं आप? नहीं, हम लोग उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जी आ सकते हैं। मेरी बात सुनिए भाई, हताश क्यों होंगे? हताश नहीं, हताश क्यों होंगे? लेकिन आपके बगल में जो जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी बात सुनिए, उनसे भी आपने कभी बात की? उनके ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आप अपनी बात ही करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं, जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी के लोग सुन रहे हैं, या जो भाई भ्रम में वो चौधरी जी जो सनकार है उनको, मैं कहता हूं जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहना ही नहीं चाहते थे। वो तो 3 दिन के बाद से ही बोलना शुरू किए थे, हटाया नहीं किया, वो हट गए। वो कहते थे कि नहीं, आगे का टेन्योर, आगे का टेन्योर अलग विषय है, उस पर मैंने सवाल आपसे खुद हटे या हटाया गया, क्या जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि ये सौभाग्य था, नीतीश जी ने हमको नेता, नीतीश जी ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते। अगर आपके जदयू से इतने अच्छे रिश्ते हैं, खैर अनामिका जी कुछ कहना चाह रही है। अनामिका जी, आप अपनी बात को रख सकती हैं। अनामिका जी। जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों ने मांझी साहब को पद से हटाने के लिए, नहीं हटाने का नहीं, लालू प्रसाद जी ने हटाने का नहीं किया, आपके जीतन राम मांझी जी रहने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो मुख्यमंत्री का काम छोड़ के नेता बनने में, दुकान खोलने में मशगूल थे। उनको भाई लोग जो है चढ़ा करके शिखर पर पहुंचाए हुए हैं कि नीतीश कुमार का 1.5%। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा रामानंद जी कि आप अपनी पार्टी के स्टैंड के अलग कोई बयान दे रहे हैं? ये हम लोग वैसे चलिए उनको सनकाए हुए हैं, ब्रेक एक मजबूरी है। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी हम चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वो खुद हटना चाह रहे थे, ऐसी बिल्कुल हटना चाह रहे थे प्रोफेसर साहब, या ज्यादा वोट दिखा, ज्यादा वोट, ये ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, असत्य है, हास्यास्पद है। कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड, ये सारी उनकी बात है, नहीं सारी बात हम सारे लोग देखा है, सारे लोग समझते भी हैं, सारे लोग समझते भी हैं। अच्छा मांझी जी को बनाने वाले को 3 दिन बाद बोलना शुरू कर दिए थे कि हम तो 85 में जीते हैं, वो 85 में जीते। हम मुझे पूरा स्मरण है कि मांझी जी ने 3 दिन के बाद स्मरण है, तो यही बात आप लालू जी को क्यों नहीं बता रहे हैं? रामानुज जी, उनके अलग बयान आ रहे हैं, आपके अलग बयान आ रहे हैं, आपके पार्टी का अलग स्टैंड हो रहा है। खैर नियोरा जी, हम आपसे समझना ये चाह रहे हैं कि अगर ये स्टैंड है, वो 3 दिन में ही हटना चाहते थे जीतन राम मांझी जी, फिर आपको इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी उनको हटाने के लिए? नहीं, मशक्कत नहीं करनी पड़ी, आराम से हटा दिया। बिल्कुल गलत है, आराम से हटा दिया उनको। पार्टी के निर्णय के आधार पर कोई बनते हैं जी, इनको सवाल मैंने इनसे किया है। पार्टी के निर्णय के आधार पर लोग बनते हैं जी। एक बात मैं बता दूं, ये बात सही है कि जीतन राम मांझी जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बनने के बाद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक महादलित मुख्यमंत्री के खिलाफ विष बमन शुरू किया, और इसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए, यानी पॉलिटिकल प्रेशर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आड़े हाथों लेना शुरू किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए। अंततः भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को कहीं न कहीं ये बिहार लागू करना उन्होंने शुरू किया। तो क्या अब भी भाजपा वही हथकंडा अपना रही है? इस छोटे से ब्रेक के बाद यही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्या भाजपा अब भी वही हथकंडा अपना रही है जीतन राम मांझी जी के साथ?
तो बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी हूतू देखने को मिल रहा है। बड़ी बहस में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर निहोरा प्रसाद यादव जी, भाजपा ने भी एक वक्त था जबकि सब्ज बाग दिखाया था, और अब आपको लग रहा है जीतन राम मांझी जी को एक बार फिर से सब्ज बाग दिखाया गया राजद की तरफ से। मूल कारण विभेद का शायद ये है। नहीं, विभेद का कारण है नहीं है, विभेद है भी नहीं। जीतन राम मांझी से आपको विभेद नहीं है? आप लोग भले ही जीतन राम मांझी से आपको विभेद नहीं है? लालू जी और नीतीश जी में कोई विभेद नहीं है। तो लालू जी अगर कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को ले लिया जाए और मजबूत हो जाएंगे, तो आप क्यों नहीं मान लेते? भाई एक तो बैठकर लोग तय करेंगे ना, किसी को कह देने से। जहां पेच फंसता है वहां पर आप बैठ करके तय करने की बात कहते हैं। बैठक बात राजनीति नहीं चलती है। आप पटना में नहीं कर सकते, बैठक के लिए आप दिल्ली उड़ करके जाते हैं। बैठक के लिए आप दिल्ली उड़ करके जाना चाहते हैं। सामूहिक राजनीति करने की बात होती है तो किसी के बयानों पर ही निर्णय नहीं होता है। जब तक सामूहिक रूप से बैठ के नहीं बात होगा तभी यह निर्णय हो सकता है। व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, वह निर्णय पार्टी का नहीं होता है। इसलिए और कहीं ना कहीं अनामिका जी आपको लग रहा है कि बैठ करके ये निर्णय नहीं लिया जा पाएगा। राजद जो चाह रहा है कि जीतन राम मांझी जी का भी साथ मिल जाए, वो जदयू को मान्य नहीं होगा। तो आपको लगा कि ऑप्शंस शायद बंद हो रहे हैं और इसी वजह से आप भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं, इस बात में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सत्ता की जो भी राजनीतिक गलियारों में आज सत्ता के लिए सभी नेता लगे हुए हैं, ये जनता तय करेगी कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, वो किसे नेतृत्व सौंपना चाहती है। चाहे आप नीतीश जी, कांग्रेस या आरजेडी, कोई भी सभी एक हो जाएं। और अगर अभी आरजेडी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि लालू जी ने हमेशा बीजेपी का विरोध किया, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं सिद्धांत रहा है कि वो बीजेपी का विरोध करके मुस्लिम वोट की राजनीति करते रहे हैं। और ये दोनों भाई जो आजकल बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई के नाम से जाने जा रहे हैं, नहीं वोट की राजनीति नहीं करते। लोकतंत्र में तक की चीज की राजनीति करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या कर रहे हैं? वोट की राजनीति हो रही है। वोट की राजनीति सोशल वोट की राजनीति में आपको लग रहा है? अनामिका जी एक चीज और समझना चाहते हैं। अनामिका जी ये कह रहे हैं वोट की राजनीति ही की जाती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। कमिटमेंट कहाँ जाएंगे? कभी कहे कि विदेशी है, एक मिनट मंदिर होया गया। रामानुज जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप कह रहे हैं वोट की ही राजनीति की जा रही है, और इसी वोट की राजनीति के तहत आप ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे क्यों नहीं चाहेंगे? अपनी पार्टी का हित क्यों नहीं चाहेंगे? अगर ये कह रहे हैं सारी बातों को, लेकिन बैठ के तय होगा। अगर कह रहे हैं तो बहुत बुरा है क्या? तब तक दावेदारी करते रहें, दावेदारी चुनाव के बाद ही शायद कर लें। दावेदारी के लिए देख रहे देश को झोंक दिया गया। दावेदारी के लिए 12,000 करोड़ का विज्ञापन चेहरा चमका करके पूरा टीवी मीडिया खरीद करके प्रधानमंत्री कुर्सी पर इसी देश में कोई बैठ गया। दावेदारी करें। वो अडवाणी जी सब लोग को सेटिस्फाइड कर दिया गया। लगा लें, नहीं भैया लगा लें। बिल्कुल ये तो सबसे बड़ा कारण बन रहा है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन पॉलिटिक्स में जायज लड़ाई होनी चाहिए। जी एक दूसरे पर दोनों को विश्वास नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने मजबूत आधार बनाना चाह रहे हैं। लालू जी इसलिए जीतन राम मांझी जी को पासा फेंक रहे हैं कि जीतन राम मांझी हमारे साथ आ जाए तो हम मजबूत हो जाएंगे। नीतीश कुमार कांग्रेस और पप्पू यादव को अपने पक्ष में करके अपने मजबूत आधार को बनाना चाहते हैं। और दूसरी ओर आप चाह रहे हैं जीतन राम मांझी आपके पक्ष में आ जाए, लेकिन जाते जाते अंतिम टिप्पणी पार्टी से मुकाबला कितना भी मिल जाएंगे। बिहार की राजनीति में आपको क्या लग रहा है? ऐसे एक मिनट जाते जाते एक अंतिम टिप्पणी हम लोग ले लेते हैं प्रोफेसर नवल की। जनता पार्टी के पक्ष में वही आपको 31% वोट पर बैठे एक मिनट नवल जी, जाते थे आपकी अंतिम टिप्पणी, आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं आपके चैनल से पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, विलय ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आज की तारीख में कहूंगा विलय की संभावना 0%। विलय इज रूल्ड आउट। गठबंधन की संभावना 10% मैं देख रहा हूं। जहां तक मांझी जी का सवाल है, जब लालू जी मांझी जी को आमंत्रित करते हैं तो उनमें 2 नीति है। एक कि जो लालू जी और उनकी पार्टी की छवि दलितों में
बनी उस वक्त जब वह यहाँ से दिल्ली तक गए, जो भी कारण उनके हो मांझी जी के, उसको कुंद करना चाहते हैं। भले मांझी जी उनके साथ न जा पाए, लेकिन लालू जी मैसेज दे रहे हैं, रघुवंश जी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आरजेडी एंटी दलित नहीं है, क्योंकि और ये नहीं चाहते कि जनता एंटी दलित नहीं चला जाए। तो आवाज दे रहे बोले दीजिए ना। चलिए, वक्त की कमी है रामानुज प्रसाद जी, वक्त की कमी है, हम समझ गए। ये हुतू तूतू बरकरार रहेगा। खैर बहरहाल रामानुज प्रसाद जी, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, प्रेम रंजन पटेल जी, निहोरा प्रसाद यादव जी और अनामिका जी, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।